हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने गुडविल के मेथड्स शुरू किए थे। फर्स्ट मेथड हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चंस करे थे, राइट, सिर्फ फॉर्मूला देखा था। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक्चुअली में उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको एंड तक देखना है, सब कुछ समझ में आएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड, यही हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसका फॉर्मूला देखा था, कुछ बुक के क्वेश्चंस भी करे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं? नहीं, राइट। हमने बेसिकली अभी उसका बेस समझा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आज की क्लास में हम समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखो, हमने अभी तक क्या किया, गुडविल कैलकुलेट करी है। कैसे कैलकुलेट करी है कि भाई पिछले कुछ सालों में जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो मेहनत करी है, राइट, जो आपने एक बिजनेस की रेपुटेशन बिल्ड करी है, उसकी वजह से फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट होने वाले हैं वो गुडविल है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का एवरेज ले रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जितने भी साल का आप प्रॉफिट लोगे ना, वो प्रॉफिट होना चाहिए आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। धीरे धीरे बातें सब समझ में आएंगी, बस सुनते जाओ। क्या होना चाहिए? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जिन भी साल का मैं प्रॉफिट्स ले रहा हूँ, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, समझो। मान लो पिछले साल आपने एक मशीनरी सेल करी थी, उससे आपको प्रॉफिट हुआ था। अगर प्रॉफिट हुआ था तो वो आपने प्रॉफिट में इंक्लूड किया होगा, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट में भी आया होगा वो। लेकिन एक बात बताओ, जो आपने मशीनरी सेल करी है, क्या वो आपका नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है? जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, क्या आप मशीनरी को बेचने का बिजनेस कर रहे हो? नहीं। तो जो उससे प्रॉफिट हुआ है वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। ज़रूरी नहीं है ना कि हर साल आपको वो प्रॉफिट होने ही वाला है। आप तो क्या निकाल रहे हो, आप गुडविल निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? पिछले कुछ साल के प्रॉफिट का एवरेज लेके ये मान रहे हो कि फ्यूचर में भी उतना ही प्रॉफिट होने वाला है, राइट। लेकिन जो आपने मशीनरी सेल करी है, उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा वो फ्यूचर में होने वाला है, इसकी क्या गारंटी है? 99% चांस है कि नहीं होने वाला। इसलिए जो भी हम प्रॉफिट लेंगे वो हमेशा कौन सा लेंगे? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हम अपने प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लेंगे सिर्फ वो प्रॉफिट जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से हुआ है। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, जो सर्विसेज आप दे रहे हो, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताओ। बाकी जितनी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी वो हमें अपने प्रॉफिट से हटानी होंगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अपने हर साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो हमने जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे ना, उस क्वेश्चंस में आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट गिवन था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, जहां आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है? बहुत आसान है, आ जाओ। तो फटाफट से हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है। आराम से समझेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ क्लास के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो ये जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्यों बोलते हैं अभी समझाता हूँ। देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या है। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप पिछले कुछ सालों के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का एवरेज लोगे और क्या मानोगे कि फ्यूचर में भी आप इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही लोगे अपने बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से। फ्यूचर में भी आप उतना प्रॉफिट मेंटेन कर ही लोगे अपने बिजनेस की रेपुटेशन की वजह से। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि फ्यूचर में भी आप इतना प्रॉफिट तो मेंटेन कर लोगे अपनी गुडविल की वजह से, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक प्रॉफिट या फिर लॉस गिवन होगा। प्रॉफिट हो सकता है आपको लॉस भी गिवन होगा, लेकिन बिफोर एडजस्टमेंट्स लिख लो, प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर। जिस भी ईयर का आपको प्रॉफिट गिवन होगा, जिस ईयर में हमें एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है हमें वही समझना है। प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। अब क्या है कि इस प्रॉफिट में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको लेस करनी पड़ेगी। हमें वही देखना है कि आप ऐड क्या करोगे,
और आप लेस क्या करोगे। ठीक है, देखो आराम से समझते हैं। तो सबसे पहली आइटम हमारी है, सबसे पहली आइटम है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, अब देखो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल बिजनेस लॉसेज होते हैं वो नहीं। जैसे मान लो कि आपके बिजनेस में चोरी हो गई, आग लग गई, उससे कोई लॉस हो गया, तो वो होता है आपका एबनॉर्मल लॉस। क्या ये नॉर्मल बिजनेस लॉस है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मान लो आपके बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस हो गया था 50,000 का। कितने का? 50,000 का। अब ये 50,000 आपने डाला तो कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। 50,000 जैसे ही आपने लॉस डाला अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने क्या किया होगा? अपने प्रॉफिट को कम कर दिया। कितने से? 50,000 से। हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, हमें क्या करना है? आपको बस एक चीज़ ना अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। हमें जितनी भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं ना उसको हटाना है, उसका इफेक्ट हमें ज़ीरो कर देना है, तभी हमारा क्या निकलेगा? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट खत्म करना है, इसका इफेक्ट क्या था? 50,000 से प्रॉफिट कम कर दिया था। अगर मैं अपना प्रॉफिट 50,000 से दोबारा बढ़ा दूं, मतलब प्रॉफिट में 50,000 प्लस कर दूं, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल लॉस गिवन है उसको कर देंगे ऐड। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। सिमिलरली सेकंड देखो इसी के साथ कि मान लो आपको हो गया था कोई एबनॉर्मल गेन। अच्छा जी, क्या हो गया था? एबनॉर्मल गेन हो गया था। अब एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई मशीनरी थी। क्या थी? मशीनरी। ठीक है, वो मशीनरी आपकी बहुत ख़राब सी हो गई थी, मतलब बिल्कुल कूड़ा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मशीनरी बिक गई। कितने की? 10,000 रुपये की। वाह, क्या हो गया? तो 10,000 रुपये का आपको क्या हो चुका है? 10,000 का आपको हो गया गेन। हाँ या ना? अगर आपने मशीनरी सेल करी है और मशीनरी के सेल करने से आपको 10,000 रुपीज़ का गेन हो गया, तो ये गेन आपने क्या किया होगा? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, और ये गेन से आपने अपने प्रॉफिट को 10,000 से कर दिया होगा इंक्रीज। क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? अगर 10,000 रुपीज़ का गेन हुआ है तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, जिससे आपका प्रॉफिट 10,000 से हो गया इंक्रीज। अब मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, इसका इफेक्ट मुझे हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। ये जितने भी बाहर की बेकार की चीज़ें हैं ये सब हटानी है। अब हर साल थोड़ी मेरी मशीनरी बिकती रहेगी, मुझे गेन होता रहेगा। मेरा काम मशीनरी बेचने का थोड़ी है। तो ये हो गया आपका एबनॉर्मल गेन। मैंने इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया 10,000 से। अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या करूंगा? अगेन प्रॉफिट को लेस कर दूंगा 10,000 से। इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। बस यही करना है आपको, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? अब लेस कर देंगे हमारा एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि मान लो जैसे ये आपने मशीनरी बेची थी 10,000 के गेन की, मतलब उस पर आपको 10,000 का गेन हुआ था। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 10,000 का लॉस हो जाए। देखो अभी भी है तो क्या? एबनॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हो गया। जो आपको लॉस हुआ, क्यों हुआ लॉस? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस लॉस से अपने प्रॉफिट को 10,000 से कम कर दिया होगा। अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ जैसे मैंने लिखा एबनॉर्मल गेन, जो कि है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अगर आपको कोई लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको मैं ऐड कर दूंगा। बताओ बिल्कुल भी मुश्किल है क्या? इजी है सर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट आइटम हमारी क्या है? नेक्स्ट आइटम है हमारी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है भाई? पहले तो ये समझ लेते हैं, है ना। देखो नॉन रिकरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इररेगुलर होता है, जो रेगुलर नहीं होता, मतलब जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, कभी कभार होने वाले हैं, राइट। 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, वैसे वाले एक्सपेंसेस। तो अगर हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का एग्जांपल देखें, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आया, तूफान आया,
बहुत ज़ोर से तूफान आया जिससे आपका एक तो सारा ऑफिस बहुत गंदा हो गया है, कुछ तोड़ फोड़ हो गई है, राइट। तो अब क्या कर रहे हो, अब वो सब चीज़ें ठीक करा रहे हो, तो खर्चा हुआ होगा। एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेंस रेगुलर एक्सपेंस है? क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है, कभी कभार होने वाला एक्सपेंस है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस चाहिए, जो आपके बिजनेस में रेगुलरली होता रहता है। तो अगर कोई आपको ऐसा एक्सपेंस हुआ है पिछले कुछ सालों में जो नॉन रिकरिंग है, तो भाई उसको हटाओ। अब हुआ क्या होगा कि मान लो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आपका हुआ था 20,000 का, अब एक्सपेंस हुआ था तो आपने अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ही आपने इसको डाला होगा, एक्सपेंस बुक किया होगा, आपने अपना प्रॉफिट 20,000 से कम कर दिया। अब मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, 20,000 का इफेक्ट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन 20,000 से प्रॉफिट को कर दूंगा इंक्रीज, इफेक्ट हट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वही तो करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ लिख लूँगा, अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होने नहीं वाला, एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो उसको कर देंगे ऐड। सिंपल है, राइट। सिमिलरली अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन रिकरिंग इनकम हो जाए, मैंने क्या बोला, नॉन रिकरिंग इनकम। अब नॉन रिकरिंग इनकम कैसे हो सकती है, मान लो कि आपके कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप जीत गए, ठीक है, जीत गए, आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिला है। कोई भी इनकम हो सकती है जो क्या है, रेगुलर नेचर की नहीं है, जो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपके बिजनेस में वो रेगुलरली नहीं होती। अब इनकम मान लो आपको हुई 10,000 की, अगेन अगर ये 10,000 की इनकम हुई है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा। कैसे डाला होगा, आपने अपने प्रॉफिट को 10,000 से किया होगा इंक्रीज। अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, और क्यों हटाना है, क्योंकि नॉन रिकरिंग है, बिजनेस का रेगुलर इनकम नहीं है, इसको हटाने के लिए मैं 10,000 को कर दूंगा लेस, इफेक्ट हट जाएगा। सिंपल है, राइट। तो इसको मैं कर दूंगा लेस, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, मैं तो कह रहा हूं बहुत आसान है, बस आराम से सुनते रहो, समझते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम देखो कि नेक्स्ट आइटम है कि मान लो कि आपने ना एक मशीनरी परचेज करी थी। क्या परचेज करी थी, मशीनरी, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। बहुत बढ़िया, आपने 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज की, लेकिन गलती से आपने क्या हुआ, गलती से आपने ये मशीनरी जो परचेज करी वो गलती से मान लो रिपेयर अकाउंट में डाल दी। किस में डाल दी, रिपेयर अकाउंट में। अब रिपेयर अकाउंट में डालने से होगा क्या, रिपेयर अकाउंट जो है वो तो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये मशीनरी जाती है कहाँ, बैलेंस शीट में। जानी कहाँ चाहिए थी, बैलेंस शीट में। भाई मशीनरी परचेज करी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कनेक्शन, आपने लेकिन गलती से क्या कर दिया, गलती से इस 1 लाख रुपीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। अब हुआ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते ही 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया कम, क्योंकि खर्चा मान लिया आपने। जैसे ही कम हुआ, क्या होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि ये है आपकी गलती। गलती क्या है, इस गलती को मैं क्या बोलता हूँ, इस गलती को मैं बोलता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आपने मशीनरी परचेज करी है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने गलती से उसको क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओहो, ये तो गलती हो गई। तो अगर कोई गलती हो गई है उसको तो ठीक करना पड़ेगा, एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो रिपेयर अकाउंट है ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जाता है बैलेंस शीट में। अब ठीक कैसे करेंगे, देखो ठीक करेंगे ऐसे। सबसे पहले तो क्योंकि आपने 1 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट को लेस कर दिया, ये 1 लाख से प्रॉफिट को लेस कर दिया, तो भाई गलती हो गई है। अगर मैं इसको 1 लाख से ऐड कर दूं तो गलती ठीक हो जाएगी। जो मैंने प्रॉफिट में 1 लाख लेस कर दिया, अगर मैं प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट सही हो जाएगा। बस आपको वही करना है, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलती हो गई और ठीक हो गई, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया, आ ही गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो होता ये है कि बिजनेस पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। अब उसके पास जो पैसा होता है, उसके पास जो फंड्स होते हैं, उसका वो क्या करता है, उसका वो करता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपके पास जो सरप्लस फंड्स पड़ा हुआ है,
जो आपके पास सरप्लस फंड्स बचा हुआ है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो ताकि वहाँ से भी इनकम आती रहे। जैसे आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स फिक्स्ड डिपॉजिट में, एफडी में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से इंटरेस्ट आता है। तो वो भी एक तरह से क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब क्या इन्वेस्टमेंट है कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं जो आपके एक्स्ट्रा हैं, आप कहीं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि इनकम आती रहे। बिजनेस भी ऐसा करता है। बिजनेस करता है दो तरीके से इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, समझो ध्यान से। मान लेते हैं कि ये है एक पार्टनरशिप फर्म। क्या है? ये एक पार्टनरशिप फर्म है। और ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? ये पार्टनरशिप फर्म बेसिकली बिस्किट्स बनाती है। अच्छा जी, ठीक है। अब बिस्किट्स बनाती है, बिस्किट्स बनाने के लिए इसको ना शुगर चाहिए होती है, तो ये शुगर कहीं बाहर से परचेज कर कर आती है। अब ये अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, तो इसने क्या किया, ये एक छोटी सी शुगर मिल थी। क्या थी? शुगर मिल, जहाँ पे शुगर बनती है। तो क्योंकि अब ये फर्म के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास जो बिस्किट्स बनाते हैं, इसके पास बहुत पैसा हो चुका है, तो उसने कहा ऐसा करते हैं, शुगर मिल में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। मतलब समझो शुगर मिल को खरीद लेते हैं। अगर वो शुगर मिल को खरीद रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। शुगर मिल को परचेज कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, शुगर मिल क्यों परचेज करी है इस बिस्किट वाली फर्म ने? ताकि उसके बिजनेस को हेल्प हो। भाई शुगर तो बिजनेस में यूज होती है। अब क्या होगा, शुगर उसको बहुत सस्ती रेट पे मिलेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करी है, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए करी है। इसको मैं बोलता हूँ ट्रेड। लेकिन मान लो इसी सेम पार्टनरशिप फर्म, जो ये बिस्किट वाली पार्टनरशिप फर्म है, इसने अपने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट करे हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में डिपॉजिट करें, क्या म्यूचुअल फंड्स में इसलिए डिपॉजिट करें ताकि इसका बिजनेस ग्रो हो? इसलिए करे हैं ताकि इसको एक इनकम मिलती रहे। म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है वो मिलती रहे। अब ये जो इनकम है, ये जो इनकम इसको मिल रही है, ये इनकम भी ये क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देगी। लेकिन ये इनकम क्या है, ये इनकम है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। नॉन ट्रेड का मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जिससे आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करने वाला, सिंपली आपने थोड़ी और इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। उसको मैं बोलता हूँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी आपको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी, क्या वो आपके बिजनेस की वजह से हो रही है? क्या वो आपका बिजनेस प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है? नहीं। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डाल दिया। अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है, इसका इफेक्ट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी ये इनकम मैंने डाली होगी, कहाँ डाली होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको मुझे हटाना होगा, मतलब लेस करना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया? बहुत सिंपल है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होती है वो मुझे अपने प्रॉफिट से हटानी होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। क्या लिख लेंगे, लेस कर देंगे हम इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट? ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट्स ही बचे हुए हैं, बाकी सब हम कर चुके हैं। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपने 11th में सुना होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो, मुझे पता है काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। तो हम एक अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कैसे बनाते थे देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बनाना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बिल्कुल वैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम डालते थे, ये होता था आपका पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे वो था हमारा ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता था कि ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक है, जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे बिस्किट्स का बिजनेस कर रहे थे तो स्टार्टिंग में आपके पास कितने बिस्किट्स पड़े हुए हैं, बिस्किट का स्टॉक कितना, ठीक है। मान लो आपने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करा 25,000 का, ठीक है। अब हमें पता है कि डेबिट साइड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हो एक्सपेंसेस, है ना, और क्रेडिट साइड पे आप जनरली इनकम रिकॉर्ड करते हो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सही बात है, ठीक है। तो 25,000 एक तरह से आप मान लो कि एक्सपेंस ही है, ठीक है।
अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने एक्चुअली में ये जो 25,000 है ना, ये गलत रिकॉर्ड कर दी, मतलब अगेन गलती हो गई है जिसको हमें ठीक करना है। ये एक्चुअली में जो था आपका ओपनिंग स्टॉक वो था 20,000। एक्चुअली में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था 20,000, गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया 25,000। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने गलती से अपना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यू कर दिया, था नहीं, था कितने का 20,000 का। अब जरा इसका इफेक्ट देखते हैं। देखो हुआ क्या, मैंने क्या बोला, डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंसेस होते हैं। आपने बेसिकली 25,000 का अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये मान लो, था कितने का 20,000 का। तो जो आप प्रॉफिट निकालोगे, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, समझ लो आपने प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो प्रॉफिट आया था यहाँ पे 10,000 का। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। 10,000 का आपका प्रॉफिट आया था। अब 10,000 का प्रॉफिट आया था, कब आया, जब आपने 25,000 का ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया, था कितने का 20,000 का। तो बेसिकली आपने 5,000 का एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, हाँ या ना। 5,000 का एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया। भाई अगर मैं अपना खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्रॉफिट को कम कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में आपका प्रॉफिट 10,000 नहीं होना चाहिए था, 15,000 होना चाहिए था, हाँ या ना। अगर मैंने 5,000 से गलती से ज़्यादा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया तो भाई मैंने अपना 5,000 से प्रॉफिट कम दिखा दिया, होना कितना था 15,000। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो मैं अपने प्रॉफिट में कर दूंगा ऐड। राइट, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट, तो हमें क्या ऐड करना होगा, हमें ऐड करना होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट, ठीक है। अब सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो, अगर मैं ऑपोजिट सिचुएशन लेता हूँ, जैसे कि आपने रिकॉर्ड किया है ये 25,000 का, लेकिन एक्चुअली में जो आपका ओपनिंग स्टॉक था वो 30,000 का था। क्या बोला मैंने कि एक्चुअली में आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो 30,000 का था, रिकॉर्ड कितने का कर दिया 5,000 का। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली ये कुछ गलतियाँ हैं, अगर हो गई हैं तो हमें एडजस्ट करनी होगी ताकि हमारा करेक्ट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकले। राइट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने अपना ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया, कम दिखा दिया, था कितने का 30,000 का, दिखा कितने का दिया 25,000 का। अब जरा प्रॉफिट का इफेक्ट देखते हैं। देखो यहां पे हुआ ये है कि आपने अपना एक्सपेंस कितने का रिकॉर्ड किया 25 का, था कितने का 30 का। तो यहां पे आपने 5,000 रुपए का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया, खर्चा कम रिकॉर्ड किया। अगर प्रॉफिट 10,000 का आया है, इस 10,000 के प्रॉफिट में आपने अपने 5,000 के खर्चे कम रिकॉर्ड करे हैं। अगर आप अपने खर्चे कम रिकॉर्ड करते हो मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया। भाई खर्चा कम रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको ठीक करने के लिए अपना प्रॉफिट 5,000 से कम कर दूंगा। भाई एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया था, अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड करता तो प्रॉफिट कम हो जाता, हाँ या ना। तो अब क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है वैसे तो ये कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होगा लेस। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बात समझ में आई। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो इसको मैं हटाता हूँ, इस सब को हटाता हूँ और एक चीज़ समझते हैं। देखो हुआ ये है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपने 25,000 रिकॉर्ड किया है ना, क्या किया है 25,000। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, फर्स्ट सिचुएशन थी कि आपने ये ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया। क्या कर दिया है, ओवर वैल्यू। तो मान लेते हैं ये ईयर कौन सा है, ये ईयर है 2019-20, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये ओपनिंग स्टॉक आपने 25,000 रिकॉर्ड किया है, एक्चुअली में जो ये ओपनिंग स्टॉक था वो था 20,000। इसी को मैं बोलता हूँ ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल सही। हम इस केस में क्या करते हैं, 5,000 से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे बहुत सिंपल सी, कि ये ओपनिंग स्टॉक आता कहाँ से है, या आप ओपनिंग स्टॉक कहाँ से रिकॉर्ड करते हो। आंसर क्या है, ओपनिंग स्टॉक आता है पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से। क्या बोला मैंने कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से, मतलब क्या है, देखो
कि ये 1920 का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा मैंने 2018-19 में, 2018-19 में, देखो फटाफट से मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, ये मान लो, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया होगा, क्लोजिंग स्टॉक। जिनको ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइडिया नहीं है, 11th में नहीं पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो कि यही फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, अगर ये ओपनिंग स्टॉक 25,000 है, तो इसका मतलब है पिछले साल का मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी 25,000 होगा। भाई ओपनिंग स्टॉक आता कहाँ से है, क्लोजिंग स्टॉक से, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 25,000 होगा, तभी तो मेरा इस साल का ओपनिंग स्टॉक 25,000 आया है। बिल्कुल सही। अब मैंने इस साल का तो ठीक कर दिया, कैसे कर दिया, मैंने ये कर दिया अपने प्रॉफिट में ऐड। लेकिन भाई साहब ये तो 1920 की बात हुई, 1920 में गलती इसलिए हुई है क्योंकि गलती तो 18-19 की थी, क्योंकि आपने क्लोजिंग स्टॉक गलत दिखाया है। तो एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक था 20,000 का। हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मैंने बोला कि आप मान लो कि ये है आपकी इनकम साइड। तो बेसिकली अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको भी मैं बोलूँगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलूँगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था तो 20,000 का, लेकिन आपने दिखाया कितने का है, 25,000 का। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का 25,000 दिखाया है। अब ये है आपकी इनकम साइड। क्या है, इनकम साइड। एक्चुअली में आपकी इनकम, मान लो ये इनकम है, एक्चुअली में आपकी इनकम थी कितनी, 20,000 की, आपने दिखा कितने की दी है, 25 की। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने अपना प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा दिखाया है। अगर आपने अपनी इनकम साइड 5,000 से ज़्यादा दिखाई है तो मतलब प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा दिखाया है। ठीक कैसे करूँगा, ऑब्वियसली बात है 5,000 से लेस कर दूंगा। ओके, समझ में आया, राइट। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। कोशिश करिए मैंने कि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। आपको बस अभी ये समझना है कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तभी तो मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, अपने ओपनिंग स्टॉक को तो कर दिया ऐड। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो ऐड कर दिया। एक बात बताओ, ये हो गया 1920 का, तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल का प्रॉफिट 18-19 के प्रॉफिट में 5,000 लेस करके दिखाऊंगा। बात समझ रहे हो। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिख दूंगा लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग है तो ऐड हो गया, क्लोजिंग है तो लेस हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, सेम सिचुएशन। क्या सिचुएशन है कि अब हम सिचुएशन लेते हैं कि ये आपका एक्चुअली में ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000। मतलब सेकंड वाली सिचुएशन कि एक्चुअली में था तो 30,000 लेकिन आपने रिकॉर्ड करा है 25,000, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। 30,000 का ओपनिंग स्टॉक था लेकिन आपने 25 का रिकॉर्ड किया। इसके केस में हमने क्या किया, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपने 5,000 से कम दिखाए हैं। एक्सपेंसेस 5,000 से कम दिखाए मतलब प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा दिखाया, तो मैंने इसको लेस किया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब बात यह है, दोबारा से वही बात कि ये 25,000 आया कहाँ से होगा, ऑब्वियसली बात है ना, कि पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से। अब मानो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने 25,000 रिकॉर्ड कर रखा है, था कितना, 30,000। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको भी मैं बोलूँगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कि आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है, कम वैल्यू पे दिखा रखा है। अब देखो, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड, आपने अपनी इनकम साइड कम दिखा रखी है। अगर आपने अपनी इनकम साइड कम दिखा रखी है मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया होगा, कितने से, 5,000 से। ठीक करना है तो क्या करूंगा, 5,000 से ऐड कर दूंगा, राइट। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, लेकिन आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऐड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कर देंगे ऐड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप बिल्कुल लॉजिकली सोचोगे समझोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब समझ में आएगा।
अब बेसिकली एक आइटम बचता है, अब समझते हैं उसका क्या है। देखो हम निकाल क्या रहे हैं, पहले उसको समझो निकाल क्या रहे हैं। हम निकाल रहे हैं अपना एक एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, और मैं उसको क्या मान रहा हूँ कि वो मेरा एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, मतलब फ्यूचर में मैं उतना आसपास प्रॉफिट अर्न करूँगा अपने गुडविल की वजह से, राइट। मानो अब कि ऐसा कोई फ्यूचर एक्सपेंस है जो अभी तक हुआ नहीं है, मतलब अभी आपके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं था, लेकिन आपको पता है कि अब वो अगले साल से होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपका, नेक्स्ट ईयर से इंश्योरेंस एक्सपेंस आप पे करोगे, तो आपको पता है कि आपका उस इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा, हाँ या ना। पता है ना कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो उतने एक्सपेंस से कम होगा, तो मैं आज ही उसको क्या कर दूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। तो बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, गुडविल, मतलब कि फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा। जब मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में वो मेरा एक्सपेंस होने वाला है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है, तो भाई मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपको कोई फ्यूचर एक्सपेंस दे रखे, एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस जो अभी तक नहीं हुए हैं लेकिन आपको पता है आगे वाले सालों में होने वाले हैं, तो उसको मैं लेस कर दूंगा। एग्जाम्पल क्या है, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, बस आपको यही चीज़ें करनी है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स है जो आपको अपने प्रॉफिट या फिर लॉस में करनी होगी, क्या निकालने के लिए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जो अभी हमने अभी तक समझा है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9, टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन नंबर 9 है। जिनके पास टीएस ग्रेवल नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स आपको दे रखे हैं। लास्ट में आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। बेसिकली है क्या, 3 साल के आपको प्रॉफिट दिए हैं, आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, 2 ईयर्स परचेज है। तो सबसे पहला स्टेप जो आज हमारा होने वाला है वो है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जब मैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालूंगा फिर मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा और फिर गुडविल निकल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लिख लेंगे ईयर एंडेड, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ईयर एंडेड, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है उन प्रॉफिट्स में जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, और लास्ट कॉलम आपका हो जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ईयर एंडेड, जो भी आपको ईयर गिवन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपको प्रॉफिट्स गिवन है, यहाँ हम एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, मतलब जो भी हमें प्लस माइनस करना है, उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं आपको क्या दे रखा है। फर्स्ट चीज़ जो आपको दे रखी है ईयर एंडेड 2019 का जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो 1 लाख गिवन है, तो 1 लाख हम यहाँ लिख लेंगे। अब बहुत आराम से एडजस्टमेंट देखते हैं। तो देखो एडजस्टमेंट क्या है कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। अब इस 1 लाख रुपीज़ में 12,500 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हुआ। एबनॉर्मल गेन नॉर्मल नहीं है। अब सोचो, ठीक है, हम फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे। एबनॉर्मल गेन मतलब कि आपने प्रॉफिट में ऐड किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा, गेन है तो प्रॉफिट में ऐड किया होगा। मुझे ये एबनॉर्मल गेन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट को लेस कर दूंगा। कितने से, 12,500 से। तो 12,500 से हम कर देंगे एडजस्टमेंट 12,500। तो 2019 का हमारा जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है वो आ जाएगा 87,500। क्लियर है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर है 2020 और आपको प्रॉफिट गिवन है 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट देखते हैं ध्यान से। आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। अब इसमें क्या है कि इस 1,25,000 में कुछ एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है 25,000 का। एबनॉर्मल लॉस मतलब जो आपके नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता, जैसे कि आग लग गई थी, चोरी हो गई थी, वो सब कुछ। अब आपको लॉस गिवन है। लॉस का मतलब क्या होगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा डेबिट साइड पे, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। कितने से, 25,000 से। अब अगर मुझे इसका इफेक्ट हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा। हमने कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है,
ऐड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, इसको कर देंगे ऐड, 25,000 को कर दो ऐड, ठीक है, 1,25,000 प्लस 25, 1,50,000 आ गया आपका इस साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। 2021 प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,12,500, 1,12,500। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट गिवन है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है 12,500 का, जो हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, ये रही, क्या लिखवाया था? एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ही है जो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जो फ्यूचर एक्सपेंसेस होंगे। तो अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है जो अभी तक आपने नहीं किया, सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे लेस। कितने का है इंश्योरेंस प्रीमियम? 12,500 का। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख का, बस हो गया। क्या करेंगे अब? इसको टोटल करेंगे, 87,500 प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख, 3,37,500 टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स आ गए। अब मेरे पास तीनों सालों के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हैं। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। और जैसे हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। तो तीनों सालों का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का अगर मैंने टोटल करूंगा तो 3,37,500 आ रहा है। 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 1,12,500। उसके बाद तो सब कुछ सेम है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2 ईयर्स परचेज, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा ₹2,25,000 और ये आ गई आपकी गुडविल। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत ईजी है। आपको बस एडजस्टमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ठीक है। तो आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम और करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और एवरेज प्रॉफिट मेथड को क्लोज कर देंगे। ओके, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ज़रूर से, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दी है। आप उस टाइम अपनी क्लास अटेंड कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।